क्यों, कैसे हो आप सभी? सही चल रहा हो सब कुछ? मेरी ऑडियो वीडियो के बारे में मुझे बता दीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं। मेरे चैनल कहीं नहीं आता है, सबका आता है, बताओ, हद हो गई है यार। ठीक है, मेरे को ऑडियो भी सही आ रही है और वीडियो भी मेरे को ठीक लग रही है। ठीक है, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट। चलें। तो आज हमको शुरू करना था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बढ़ते हैं आगे। तो 5 साल कंप्लीट हो गए हैं किसको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। ये एक एजुकेशन की लाइन में सबसे बड़ा रिफॉर्म कह सकते हो आप। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था उस समय पे। आज की डेट में, अभी के डेट में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका रिलेवेंस है नहीं, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका मेंस में, और काफ़ी बार, 2 बार शायद पूछ चुके हैं प्रीलिम्स में। और सिंपल क्वेश्चन पूछा था, इतना कुछ था नहीं। मेंस में भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते हैं, बट वो रेलेवेंट होते हैं, वक्त के हिसाब से होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या मैं पढ़ने के लिए देख रहे थे। पहले तो 5 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद कस्तूरी रंजन कमेटी की रिकमेंडेशन से स्टार्ट हुआ था। ये कंट्री की थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है पोस्ट इंडिपेंडेंस की। पहली तो होती है 68 में और 86 में। ना 68 याद करो, उसको उल्टा कर दोगे तो 86 हो जाएगा। ठीक है, विच इज मॉडिफाइड इन 1992। मॉडिफाइड याद रखना है। और ये तो ऑल टुगेदर नहीं आई, ये तो इसमें सब कुछ ही चेंज कर दिया था। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे स्कूल एजुकेशन एरिया ECCE। ओके, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल होता है, जो भी होता है, फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 8 ईयर्स। ठीक है, तो मतलब इन्होंने नेशनल करिकुलम बनाया है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर का और एजुकेशन का फॉर चिल्ड्रन अप टू 8 साल, 8 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद आ जाओ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन एंड बेसिक मैथ बाय ग्रेड 3। ठीक है, बेसिक मैथ बाय ग्रेड 3। दीक्षा प्लेटफॉर्म इन 133 लैंग्वेजेस। करिकुलर स्ट्रक्चर 5+3+3+4। नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन बाय NCERT। ओके, मल्टीलिंगुअलिज्म, उसमें क्या है कि अपनी मदर लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो टिल ग्रेड 5, प्रेफरेबली ग्रेड 8+ तक। ठीक है, एसएस रिफॉर्म, परख एज नेशनल असेसमेंट एंड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। टीचर प्यूपिल टीचर रेशो 30:1, 30 बच्चों पे एक टीचर होगी। ठीक है, मिनिमम 50 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एनुअली। अच्छा, स्टैंडर्ड एंड एक्रेडिटेशन, स्टेट लेवल डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल education for monitoring and policy making. Quality institutions, 3 to 4 years UG degree with multiple exit options, academic banks, credits. अच्छा, टीचर एजुकेशन, ऑनलाइन ट्रेनिंग वाया SWAYAM और दीक्षा, नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग। रेगुलेटरी रिफॉर्म, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया with 4 verticals. NCIVE for vocational integration, NETF for edtech integration। ठीक है,
अभी देखते हैं इसमें अच्छे समझाया नहीं समझाया, मेरे को तो समझ में आया नहीं, देखो सच बताऊं तो इससे तो नहीं समझ में आया जो जो इसने बताया। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ढंग से देख ही लें इसको, मेरे को कद्दू नहीं समझ में आया नेशनल इंस्टीट्यूशन। इतना बड़ा डॉक्यूमेंट तो नहीं पढ़ने वाला भाई, तो एक छोटे से साल। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, हमने देख लिया था कि डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की कमेटी के बाद फॉर्म हुआ था। ठीक है, इसमें 5 फाउंडेशनल पिलर है: एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये 5 पिलर क्या है: एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। दिस पॉलिसी is aligned with 2030 agenda for sustainable development। ठीक है, दिस पॉलिसी इज अलाइन विद 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये याद कर लेना। उसके बाद इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी एंड ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बाय मेकिंग बोथ स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन मोर होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल एंड मल्टीडिसिप्लिनरी and aimed at bringing out unique capabilities of each student। Okay, how NEP 2020 different from the earlier policies। ठीक है जी, the National Policy on Education was formulated in the 1968 based on the recommendation of the कोठारी कमीशन। ये कस्तूरी रंजन है, ये कोठारी कमीशन पे हुई थी, जो आपकी पहली थी 1968 वाली। ठीक है, the NPE 1986 focused on providing education to all sections of society, promoting primary education, establishing open universities. Later, the plan of action had special emphasis on early childhood care and education and universalization of elementary education. The NEP 2020 stand apart from making a departure from the earlier policy on the ground, focus on the holistic development by emphasizing on the critical thinking, discussion and analytical learning to enrich India's talent and human resource pool. Integration of the vocational education. Vocational education. The policy recognizes the importance of the vocational education and aims to integrate it with mainstream education. Emphasizes on technology-enabled learning. The new education policy recognizes the importance of the technology in education and encourages the use of the digital tools and platforms to enhance the learning experience. Promotion of multilingualism along with the right to choose. The new policy emphasizes the importance of the multilingualism and encourages the teaching of regional languages alongside with English and Hindi with the much needed flexibility. Flexible and multidisciplinary curriculum. NEP offers subject selection, software training in schools, transfer of credits, multiple entries and exit system to allow for more internal autonomy to institutions। ठीक है जी। What are the targets set under NEP 2020? Universalization of education from अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो ई डबल सी ई लिखा हुआ था ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। मतलब आपको ये मान के चला जा रहा है कि आपको सब आता है, भैया हमें नहीं आता, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। ई डबल सी ई टू सेकेंडरी एजुकेशन बाई 2030 अलाइनिंग विद SDG 4। ये सुपर इम्पोर्टेंट है, ये आप समझ के चल लो, ये एग्जाम में आने वाली चीज है। ठीक है, अटेनिंग फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी skill through national mission by 2025। 100% GER in preschool to secondary level by 2030। Okay, 50% GER in higher education by 2035।
bringing back 2 crore children to mainstream through open school learning. Okay, that's very good. Teacher to be prepared for assessment reform by 2023, inclusive and equitable education by 2030. Okay. What are the provisions of the NEP 2020? Education, school education, ensuring universal access at all level of the school education. NEP 2020 emphasizes ensuring universal access to the school education at all level from preschool to secondary. ठीक है. Early childhood care and education with new curriculum and pedagogy structure, with emphasis on early childhood care and education. 10 plus 2 structure of the school curriculum will be replaced by the 5 plus 3 plus 3 plus 4 curricular structure. This will bring the hetero uncovered age group of 3 to 6 under the school curriculum, which has been recognized globally as the crucial stage for development of mental uh, faculties of the child. Mental faculties. तो ये हमने पढ़ लिया है सारी चीजें, ठीक है। तो ये मॉडल समझाया 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 वाला। इसके अंदर क्या बता रखा है कि 4 स्टेजेस है बेसिकली। एक पे फाउंडेशन बनेगी, दूसरे पे प्रिपेयर किया जाएगा, तीसरे मिडल स्टेज होगा, मिडल स्टेज मतलब 6 to 8, और फिर सेकेंडरी स्टेज 9 to 12, ठीक है। फाउंडेशन कब से कब बनेगी? आप क्लास थर्ड तक बनेगी। प्रिपेयर कब से करेगा? फॉर 3 to 5, ठीक है। मिडल कौन सी होगी? 6 to 8, और सेकेंडरी कौन सी? 9 to 12, ठीक है। चलो, ये काफी अच्छा दे रखा था। इतनी नॉलेज चाहिए होती है अपने को। अगर हम इतना नहीं पढ़ेंगे तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। 1 मिनट देना बस। सीरीज हुई। आगे चलते हैं। अटेनिंग फाउंडेशनल एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एज एन अर्जेंट नेसेसरी प्रीरिक्विजिट टू लर्निंग, NEP 2020 calls for the setting up a national mission of foundational literacy and numeracy, ठीक है। देखो फर्क पड़ गया एकदम, लाइट ये हुई ना। Reform in school curricula and pedagogy, students will have increased flexibility and choice of subjects. ठीक है. There will be no rigid separation between arts and the science, between curricular and extracurricular activity, and between vocational and the academic streams. ठीक है. Vocational education will start from the grade 6. ये बहुत जरूरी है, इससे स्किल डेवलपमेंट जनरेट होगी और बच्चे को सेंस आएगा कि करना क्या है, पढ़ना क्या है। Teacher training and management. The existing B.Ed program for teacher training will be replaced by the 4-year integrated program, ठीक है, with high quality content, pedagogy and practical training. A national curriculum framework for teacher education will be formulated by National Council for Teacher Education in consultation with the NCERT, ठीक है। Multilingualism and power of language. The policy has emphasized the mother tongue as the medium of instruction until grade 5, but preferably till grade 8 and beyond. ठीक है? Sanskrit to be offered at all level of school and higher education as an option for students, including in 3 language formula. Okay. उसके बाद assessment and accreditation. A new national assessment center performance assessment review and analysis of knowledge and for holistic development PARAKH will be set up as standard setting body. उसके बाद क्या है? हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आ जाता है होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। द पॉलिसी envisages broad based multidisciplinary holistic undergraduate education with flexible curricula
creative combinations of subjects, integration of vocational education, and multiple entry and exit points with appropriate certification. उसके बाद लिखा है an academic bank of credits is to be established for digital storing academic credits earned from different HEIs. उसके बाद the National Research Foundation will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education. रेगुलेशन क्या है भाई? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा, विल बी एन ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला बॉडी फॉर हायर एजुकेशन एंड एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन. ये इंपॉर्टेंट है. टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड ऑटोनोमस बॉडी, द नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम will be created to provide a platform for free exchange of idea on use of technology to enhance learning, assessment, planning and administration. टेक्नोलॉजी में क्या बताया? एन ऑटोनोमस बॉडी दैट नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडिया द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. Promotion of the Indian language. NEP recommends setting up an Indian Institute of Translation and Interpretation, National Institute for Pali, Persian and Prakrit, strengthening of Sanskrit and all language department in HEIs. ठीक है. उसके बाद इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन. High performing Indian universities will be encouraged to set up campuses in other countries. ठीक है. Similarly, selected top global universities will be permitted to operate in India. अच्छा जी. Other recommendation क्या है? Financing education. NEP reaffirmed the commitment of spending 6% of the GDP as public investment in education. Adult education क्या है? Policy aims to achieve 100% youth and adult literacy. The national curriculum framework for adult education will be developed to cover 5 broad areas. And here, foundational literacy and numeracy, critical life skills, vocational skills development, basic education, continuing education through engaging courses in arts, technology, sports and culture. ठीक है. अब देखो कौन कौन से इसमें इनिशिएटिव लिए गए. एबीसी क्या है भाई? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. The UGC has issued regulation for the establishment and the operation of the academic bank of credit in higher education. It will be a national level digital facility for promoting academic mobility through a formal system of credit accumulation, credit transfer and credit redemption. निपुण भारत, ये तो पूछा भी जा चुका. नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. ठीक है. launched by the government. विद्या प्रवेश क्या है? गाइडलाइन फॉर 3 months प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ग्रेड 1 चाइल्ड हैव बीन डिप्लॉयड. देखो ये चीजें पूछी जा सकती है, जो चीजें लिखी हुई है ना. फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम इन रीजनल लैंग्वेजेस, AICTE मेड provisions for technical education in regional languages. ठीक है. National Digital Education Architecture. Union Budget 2021 announced the setting up of a national digital educational architecture with major emphasis on strengthening of country's digital infrastructure for education. Shuffle structured assessment for analyzing learning levels. Shuffle to be introduced in the CBSE for grade 3, 5 and 8 from 2021 to 2022. It focuses on testing of for core concepts, application based questions and higher order thinking skills. Okay. Online degree programs. UGC in 2021 allowed universities to offer online degree courses and expand further in the education sector. ठीक है.
Availability of multidisciplinary stream in institute and colleges including IIT Delhi, Roorkee, Kharagpur are gradually expanding to include non-engineering courses to offer students an extended opportunity to learn new discipline. चलो ये बहुत अच्छा दे रखा था, मजा आ गया पढ़ के, सच बता रहा हूँ। मतलब ये अगर इम्पोर्टेंट है ना, तो इसमें जो जो कंपोनेंट थे वो सारा का सारा मिस था उसमें अपने। अब मैं बता देता हूँ तुमको कि इसमें इम्पोर्टेंट था क्या क्या। भाई नहीं होते तुम एक बार ही में काम। अब उसकी वो भी कम नहीं। हो गया तुम्हारा काम, तुमने सही बना के दे दी इसमें। अब ये डाल देता हूँ, पढ़ लेना। यहाँ तक पढ़ना है। क्या काम है? ठीक है, चले भाई आगे। हो गया काम। बढ़िया डाटा था ये, 4 पेज में आया, बट बहुत अच्छा डेटा था। मजा आया इसको पढ़ने में, टाइम लग गया बट सेटिस्फेक्शन मिली। कुछ नहीं लिखा होता यार इसमें तो। अब इसको अपने आप पढ़ लेना, हो गया ये। कुछ टारगेट है इसमें, देख लो। अब यूनिवर्सल एफ एल एन क्या होता है? एफ एल एन पता नहीं भाई, कौन बताएगा ये? भगवान जाने क्या है एफ एल एन। एफ एल एन, एफ एल एन क्या है भाई? कहीं ब्रैकेट में एफ एल एन लिखा है तुमने? ये है फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। अच्छा, निपुण वाली बात कर रहा है। निपुण, अब तो हमें पता चल गया कि निपुण है। निपुण, तो ये होगा तुम्हारा 2025 तक 100% GER इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाई 2030। ठीक है। 6% पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके अभी। 50% GER इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग vocational education by 35। ओके, हाई HEI टू बिकम द मल्टीडिसिप्लिनरी 2040 तक। At least 50% of learner through school and higher education to have exposure to vocational education by 2035। ठीक है। अब की गवर्नमेंट इनिशिएटिव, हमने इनिशिएटिव उसमें भी देखे थे, इसमें भी देख लेते हैं। नेशनल इनिशिएटिव ऑफ प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द न्यूमरेसी रिपोर्ट, बात कर चुके हैं इसमें। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये कुछ नया है। ओनस, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है for providing country-wide access to scholarly research articles and journals publication of a single platform।
इनिशिएटिव्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले भी हैं। पीएम ई विद्या, डीटीएच चैनल फॉर साइन इंडियन साइन लैंग्वेज। भाई डीटीएच कौन लगा के बैठा है आज की डेट में? कोई नहीं, किसी पे डीटीएच नहीं। डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग प्रशस्त प्रशस्त प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल। प्रशस्त प्रशस्त स्पेशल नीड वालों के लिए है। प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल, इंडियन साइन लैंग्वेज, पीएम ई विद्या, इम्पोर्टेंट है। प्रेरणा प्रोग्राम, रेजिडेंशियल प्रोग्राम फॉर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12, फोकसिंग ऑन द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। देखो प्रेरणा किसको चाहिए? जो वो 5+3+3+4 में जो 4 वाला है ना, इसी को तो प्रेरणा चाहिए होगी, तो इन्हीं को प्रेरणा दो। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ तक तो मौज बाहर चल रही है तुम्हारी, मजे चल रहे हैं, इसमें फेल हो गए तो खराब हो जाए ना काम, तो यहाँ प्रेरणा चाहिए। विद्यांजलि वॉलेंटियर प्रोग्राम एनकरेजिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सीएसआर पार्टिसिपेशन। विद्यांजलि, विद्यांजलि भी इम्पोर्टेंट है। सीएसआर और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन चाहिए। स्कूल वॉलेंटियर प्रोग्राम्स। राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र प्रोवाइड रियल टाइम, समीक्षा मतलब ऑडिटिंग होगी एक तरह से, रियल टाइम डेटा ऑन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ स्कूल एजुकेशन फॉर एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम 2024 enhances access to higher education through collateral free loans। विद्या लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब पैसा, पैसा मतलब लोन, तो कोलेट्रल फ्री लोन है। ठीक है। फॉर स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द इंडिया टॉप 860 इंस्टीट्यूशन। मजाक बना दिया गया, मतलब किसी में भी आ जाएगा एडमिशन तो ले लो, टॉप वो कुछ नहीं है। ठीक है। स्वयं प्लस पोर्टल, अब ये पोर्टल होगा स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। इंडस्ट्री अलाइन फोर्सेज इन इमर्जिंग फील्ड लाइक ये पोर्टल ये। ठीक है। तो मतलब स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म क्या है? एआई एंड डेटा एनालिटिक्स। आगे बढ़ते हैं। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 एनुअली लंदन बेस्ड, ये नाम है यूएस का। 5 पैरामीटर रिसर्च इन द डिस्कवरी employability and outcome etc. New indicator named international study student diversity has been added. Key finding of the ranking: 5-fold increase. India grew from 11 universities in 2015 to 54। oh very good यार, तो ये इम्पोर्टेंट है भाई। तो पहले हमारी 2015 में 11 यूनिवर्सिटीज आती थी, 54 यूनिवर्सिटीज आती हैं, ये बहुत अच्छी है। मेकिंग इट फोर्थ मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री, फोर्थ मोस्ट रिप्रेजेंटेड, ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव है। लीडिंग न्यू एडिशन 8 इंडियन यूनिवर्सिटीज एडेड मोर देन एनी अदर कंट्रीज, वो तो हमने देख लिया ना भाई। आईआईटी डोमिनेंस 12 आईआईटीज फीचर्ड विद आईआईटी दिल्ली हाईएस्ट एट 123 ग्लोबली। ये शर्म की बात, मतलब जिसके लिए हम पागल हो रहे हैं उसकी औकात दुनिया भर के अंदर 123 पे है। ठीक है। ये हमारी एजुकेशन है कि हम वर्ल्ड में 123 पे आ रहे हैं और इसके लिए बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं अपनी, ये दुख है। अदर मैकेनिज्म फॉर हायर इंस्टीट्यूशन रैंकिंग इन इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2015 आउटलाइन मेथडोलॉजी टू रैंक इंस्टीट्यूशंस across country, conducted by Department of Higher Education, Ministry of Education। Parameters: teaching, learning and resources, research practices, perception etc. All India Survey on Higher Education (ASHE)
From 2010 to 11, it covered several parameters such as teacher-student enrollment, program examination result, and education finance infrastructure conducted by the Ministry of Education. ठीक है, खत्म हुआ भाई, बहुत बड़ा था ये। फॉर मोर डिटेल्स की अचीवमेंट अरे भाई नहीं देखना है। चलो जी अब डोमेस्टिक वायलेंस को देख लेते हैं। तो समझ में आ रहा भाई? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो उधर पीड़ा हो तो बता दो, नहीं तो कमेंट में डाल देना, मैं देख लूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। Why in the news? The Protection of the Women from Domestic Violence Act 2005 has completed 20 years. 20 साल पूरे हुए हैं। अच्छा, aim to ensure fundamental rights of women guaranteed under Article 14, 58, 21. सॉरी, तो भाई देखो, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हैज कंप्लीटेड 20 ईयर। 20 साल पूरे हो गए हैं वुमेन को बचाने में। ठीक है, बच पाई हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसमें एनसीआरबी की रिपोर्ट खोलेंगे और देखेंगे कि 20 साल में कितना जो क्या नाम है डेटा है, कितना जो क्राइम है वो कम हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल है, कम हुआ है? मुझे तो नहीं लगता कम हुआ, मेरे हिसाब से तो बढ़ा है। देखते हैं। इंडिया एज सिग्नेटरी ऑन कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन was required to legislate specifically against domestic violence, recognizing it as a violation of human rights. अच्छा, की प्रोविजन क्या है? Wide definition of domestic violence include actual abuse of threat of abuse including physical, sexual, emotional, verbal, economic, ठीक है, harassment by way of unlawful dowry demand to woman victim on her relatives. ठीक है, applies to all women in domestic relationships, marriages, live-in relationships, familial ties, or shared households. Right of women, right to reside in shared household, irrespective of the ownership. Right to reside, ये important है भाई। Provide temporary custody of child. Relief include protection orders to prevent acts of domestic violence, monetary orders for maintenance for herself and her children, and compensation order for damage caused to her. देखो पता है क्या है, एक रिपोर्ट मैं भी पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि अराउंड 80 to 85% जो फाइलिंग केस है ना, ये झूठे होते हैं, इसके अंदर आदमी को फंसाया जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, मैं ये कह रहा हूँ इनफैक्ट एक केस भी बहुत जरूरी है, बट इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है। मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है इसका मिसयूज। मैं कह रहा हूँ भाई चलो ठीक है, 1% भी है ना तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब 1% के अंदर भी 1000 लोग आ जाते होंगे, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि 80 to 85 फॉल्स केसेस होते हैं। और इसमें क्या होता है, इन ही पर्पसेस के लिए आदमी को परेशान किया जाता है। ठीक है, तो एक ये भी समस्या है। हम ये नहीं कह रहे कि गलत है, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा भी एक चीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये चीज समझने वाली है। Other institutional framework, protection officers appointed to assist victims, coordinate support, provide legal aid, and ensure enforcement of orders. ठीक है, they are required to report the cases of the DV to magistrate upon receipt of complaint to assist magistrate in discharge of function. Normal one. Service provider, NGO and government agencies to provide counseling, shelter, medical assistance and legal help. ठीक है,
गवर्नमेंट ड्यूटीज प्रमोट अवेयरनेस ट्रेनिंग एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टेक होल्डर्स। ठीक है। टाइम बाउंड जस्टिस, वुमन विक्टिम कैन गेट इमीडिएट सिविल रेमेडीज विद इन 60 डेज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 60s को 90s कर सकता है वो। ठीक है। 30 डे भी कर सकता है, तो इसको याद कर लेना कि 60 दिन में देता है। सोल टेस्टिमोनी ऑफ एग्रीड वुमेन इज एडमिसिबल एज प्रूफ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ठीक है, वुमेन के लिए तो सही है, जस्टिस के लिए सही है, पर आप ये सोचो कि सोल टेस्टिमोनी मतलब अकेले की बात को कर लेगा। हाँ, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो एक बंद कमरे के अंदर, घर के अंदर होता है, इंडिविजुअल के अंदर होता है। ठीक है, वो बात समझ में आ गई। तो जो इसकी टेस्टिमोनी है वो इम्पोर्टेंट है, बट हो सकता है फ्रेम भी कर रहा हो, जो कि हो भी रहा है। 80 जब 80 to 85% हम ये कह रहे हैं कि फॉल्स केसेस आ रहे हैं, तो वो इसी की वजह से तो आ रहे हैं कि उसने जैसे ही बोला कि मेरे साथ मैरिटल रेप हो रहा है, मेरे साथ वायलेंस हो रहा है, गया ये आदमी जेल के अंदर, और ये नॉन अवेलेबल है, अब रहेगा अंदर। नॉन अवेलेबल इसलिए कि ये बोलेगा कि मतलब लेडी बोल सकती है कि जो ये आदमी है इससे मेरे को जान का खतरा है, मार देगा बाहर निकलते साथ, तो उसको प्रिवेंटिव में भी डाल सकता है। तो बहुत ज्यादा सीवियर सिचुएशन बन जाती है, ये मेरा मानना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या नाम है नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बैड इम्पैक्ट भी बहुत है। ठीक है। ब्रीच ऑफ कोर्ट ऑर्डर पनिशमेंट, ये तो पता ही है हमको। अब आ जाओ पोस्ट। पोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जरूरी भी है। तो पोस्ट में क्या हुआ, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड द एम्बिट ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट और पोस्ट एक्ट 2013 इन डॉक्टर सोहेल मलिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट अभी का है ये लेटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट a woman harassed workplace by a person outside by her organization may file complaint with internal complaint committee। देखो बात समझो, ये कंपनी है, मान लो XYZ। ठीक है, ये जो आदमी है ये सर्विस सेंटर वाला है, इस लेडी का लैपटॉप खराब हो गया, मान लो ये खराब हो गया, तो ये सर्विस सेंटर पे आया। अब कहता है, मतलब ये सर्विस सेंटर वाला आया, कहता कहता कि लाओ भैया अपना लैपटॉप दे दो, और क्या नाम है मैं ठीक करके ले आऊँगा। अब उसको अट्रैक्शन हो गया, और इसने कुछ ऐसे कमेंट कह दिए जो ऑब्जेक्टिफाई कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ इसको वल्गैरिटी में ले आइए। ठीक है, तो अब ये कहाँ केस ठोके, ये जिस सर्विस सेंटर का बंदा था उधर केस ठोके, या ये अपनी केस अपनी कंपनी में ठोके। भाई हरासमेंट हुआ था, हरासमेंट हुआ कंपनी के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर हुआ, तो आप जाओ अपनी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के अंदर, इसको इसके ऊपर फाइल करो केस, और इसको बहुत सीरियसली लेंगे वो। अगर ज़्यादा मतलब जैसे मान करके चल लो, अगर हुआ तो ये इस पे आपका क्रिमिनल चार्जेस भी लगा देंगे, जो आपका ऊपर हमने पढ़ा ना, ये तो डोमेस्टिक वायलेंस मतलब क्रिमिनल केस भी चल जाएगा इसे। ठीक है, तो ये छेड़खानी को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। अगर हल्का सा भी तुमको लग रहा है कि वल्गर हो रहा है या उसके माल इंटेंशन है, रिपोर्ट कर दो भाई, जा करके सीधा। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना, अगर तुमने रिपोर्ट नहीं किया तो सबसे गलत चीज हो जाएगी, फिर आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। अगर कोई भी ऐसी चीज होती है तो रिपोर्ट कर दो, पहले तो कन्फ्रंट करो फिर रिपोर्ट करो। पहले बोल दो भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, सकता है वो मजे मजाक मस्ती कर रहा हूँ, पर अगर वो ज्यादा ही वल्गैरिटी में है तो फिर आपको कंप्लेंट करनी चाहिए। ज्यादा कम तो होता नहीं, कोई इंटेंसिटी नहीं, ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन पे होता है। और छेड़खानी में तो फिर आपको करनी, फिर तो क्रिमिनल करो, पोस्ट क्या करेगा, सीधा क्रिमिनल में मारो देगी। इट इनेबल ICC constituted at aggrieved women workplace to exercise jurisdiction over an employee of a different workplace।
की प्रोविजन ऑफ पोस्ट एक्ट 2013 विशाखा गाइडलाइन के बाद हुआ था, ठीक है, लेड आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1997। उसके बाद पोस्ट एक्ट आया। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट इट इंक्लूड एनीवन और ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट, मतलब कुछ भी इंडिसेंसी हो गई, कोई भी ऐसा गलत सिंबल बना दिया है कुछ करके, और बिहेवियर whether directly or by implication, namely physical contact or advances, मतलब टचेस करना शुरू कर दिया, और डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, making sexually colored remarks or showing pornography, any other unwelcome physical, verbal, non-verbal conduct of sexual nature, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ द वर्क प्लेस, अब वर्क प्लेस की डेफिनेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें पता ही था। एनी प्लेस विजिटेड बाई एम्प्लॉय, visited by employee, समझ रहे हो, arise out of or during the course of employment, आपके काम करने के दौरान आप जहाँ पे भी जा रहे हो ना, वो आपका वर्क प्लेस है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो कैब हो, प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर अंडरटेकिंग सच जर्नी। सिर्फ ऑफिस ऑफिस नहीं है, मान करके चलो ये तुम्हारा घर है, होम, ये है तुम्हारा ऑफिस, तो जिस कैब में तुम जा रहे हो ऑफिस की है, अगर पता चले ओला वाले को पकड़ लिया, उस पर क्रिमिनल चार्ज लगना है, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, ठीक है, तो ये भी ऑफिस में कंसीडर होगा, ये भी ऑफिस में कंसीडर होगा। और मान करके चल लो आपको आपको भेज दे थर्ड पार्टी पे भी कि आपको जाना है यहाँ पे ऑडिट करना, मान लो, तो अब आप इधर से इधर जाओगे और इधर हो गए तो भी वर्क उसमें होगा, वर्क प्लेस पे होगा, ठीक है, ये याद रख लेना। अब वर्क प्लेस कवर बोथ ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। Aggrieved women cover all women irrespective of their age, employment status, whether in the organized, unorganized, public or private. It also covers client, customer, domestic workers as well. Grievance redressal mechanism क्या है? Done at two level, internal complaint committee और local complaint committee. अब ये देख लेंगे इसको। Composition of the LLC, minimum of 5 members. ये important है भाई, of which half must be women. एक वुमन दूसरी वुमन का दर्ज समझती है ना, तो इसलिए हाफ वुमन चाहिए। चेयरपर्सन फ्रॉम एमिनेंट वुमन, ठीक है, इन फील्ड ऑफ सोशल वर्क एंड कमिटेड टू कॉज ऑफ वुमन। 1 member फ्रॉम वुमन वर्किंग इन ब्लॉक, तालुका, तहसील और वार्ड, म्यूनिसिपैलिटी इन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 2 member, एटलीस्ट वन शैल बी अ वुमन फ्रॉम एनजीओ एसोसिएटेड कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमन। Concerned officer, member ex officio dealing with the social welfare और women and child development in district, तो ये important है। Tenure of all members of ICC और LCC 3 साल, both ICC LCC have power similar to the civil court, ये याद रखना, ठीक है। हल्के में मत लेना, ये बहुत बड़ी चीज है। आगे चलते हैं। एस्पेक्ट्स क्या है, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। Complaint committee, internal complaint committee, ICC, mandatory for 10 or more employees, minimum 4 members with at least 50% women, civil court powers, local committee for 10 more than 10 workers by district officer, procedure for filing complaint filed by aggrieved women or higher within 3 months, extendable by ICC. Conciliation, ICC may attempt no monetary settlement, no monetary settlement. Inquiry, ICC may refer to police or inquire 90-day limit, 90-day limit होनी चाहिए, और रिपोर्ट होना चाहिए 10 दिन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। एक्शन अगेंस्ट परपेट्रेटर, ICC recommends action based on service rules. Appeal, aggrieved women or respondent may appeal in court within 90 days, 90 दिन के अंदर होना चाहिए।
false complaint. ICC may recommendation against complainant, ठीक है, अगर झूठा निकला तो उसी के ऊपर हो जाएगा। आइडेंटिटी एंड डिटेल मस्ट नॉट बी डिस्क्लोज, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अदर स्टेप टेकन टू प्रिवेंट क्राइम अगेंस्ट वुमेन। नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स launched by the Ministry of Home Affairs to facilitate investigation and tracking of sexual offenders across country by law enforcement agencies। Okay. तो सेक्सुअल ऑफेंडर्स का भी डेटाबेस बना हुआ है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम provide integrated services like medical aid, police assistance, legal counseling, temporary shelters to women affected by the violence, investigation tracking system for sexual offences, monitor and track time bound investigation in sexual assault cases in accordance with Criminal Law Act 2018। हाँ, तो आधार गृह स्कीम ये अच्छा लग रहा है सुनने में, देखते हैं इसलिए। Provide institutional support for rehabilitation of women who face crime, violence, mental stress so that they can could lead their life with dignity। ठीक है। उज्ज्वला स्कीम क्या कहती है? Prevent trafficking of women and children for commercial sexual exploitation through social mobilization। ओके, कितना टाइम हो गया हमारा? एक बार देख लेते हैं कितना टाइम है। 46 मिनट हो गए अभी तो है। तो ये एफ सी आर ए हो जाएगा शायद, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है वो। एफ सी आर चलो करते हैं। तो एफ सी आर ए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। Recently, Supreme Court pulled up the Union government for non-granting FCRA renewable for two NGOs due to violation of Section 7 of FCRA 2010। देखो ये जो सेक्शन 7 है ये इम्पोर्टेंट है, मतलब इस तरीके से वो सेक्शंस पूछ रहा है आजकल, पूछ रहा है तो पता होना चाहिए। तो सेक्शन 7 ऑफ FCRA 2010, अबाउट सेक्शन 7 ऑफ द FCRA क्या है? It prohibits any person or organization that has received foreign contribution under the Act from transferring such funds to any person or organization। ठीक है, बेसिकली क्या है कि प्रोहिबिट्स एनी पर्सन, कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन अंडर द एक्ट फ्रॉम ट्रांसफरिंग सच फंड टू एनी, मतलब ये आदमी है इसको विदेश से पैसा मिला, इसने ट्रांसफर कर दिया हमारे और आगे, मतलब तो ये वाला जो काम है ये आपका अलाउड नहीं है। ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एनआरआईज फॉर हिज पर्सनल सेविंग्स थ्रू द नॉर्मल बैंकिंग चैनल इज नॉट ट्रीटेड एज द फॉरेन। अब मान करके चल लो ये एनआरआई है या ओसीआई है, अब ये अपने घर भेज रहा है पैसे, पंजाब भेज रहा है, ठीक है, और ये बंदा अपनी वाइफ को भेज दे रहा है, तो ये गलत नहीं है, ठीक है। बट एक बंदा है वो पंजाब में पैसे भेज रहा है और ये भी खालिस्तानी आइडियोलॉजी का, ये भी खालिस्तानी आइडियोलॉजी का है, और ये तीसरे बंदे को दे रहे हैं पैसा जो वहाँ पे वायलेंस करा रहा है, तो ये गलत है, समझ रहे हो? तो ये बहुत वेग मैंने बताई है बट ऐसे ही समझ में आएगा। तो एफ सी आर ए है क्या? Foreign contribution means donation, delivery of or transfer made by any foreign source or any आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी, कुछ भी हो, चाहे डोनेशन हो चाहे डिलीवरी हो, वो सब इसमें आ जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है। अगर उनको जितनी बड़ी रेंज नहीं रखनी होती तो सिर्फ मनी ले दो, फॉरेन मनी एक्ट। मनी नहीं है ना, कंट्रीब्यूशन है, डोनेशन भी हो सकता है, कोई कम्युनिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो। आई समझ में बात? तो ये ब्रॉड चीज है। अब आ जाओ, एफ सी आर ए इज इम्प्लीमेंटेड बाई द एम एच ए,
ये इम्पोर्टेंट है भाई। सपोर्टेड बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो IB in approval and rejection through investigation on antecedents, ठीक है। Major provision of FCRA post 2020 amendment, foreign funds, prior permission to receive foreign funds through registration with the mandatory Aadhaar submission of every office bearers of NGO, prohibits receipt of foreign funds, candidate for election, judges and servants जो नहीं ले सकते, कैन नॉट रिसीव। भाई इलेक्शन की फंडिंग थोड़ी ले लोगे तुम, बेसिक कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। उसके बाद जजेस और गवर्नमेंट सर्वेंट अगर लेंगे तो वो करप्शन में नहीं आ जाएगा। जर्नलिस्ट ये तो पेड है, चलो ठीक है। सबसे ज्यादा करप्ट यही होते हैं, सुपर करप्ट। तो इनको नहीं लेना है तो ये प्रोपोगेंडा फैलाना शुरू कर देंगे, ठीक है। MLA MP या जो भी है, इनको अगर तुमने दे दिया तो ये फेवरेटिज्म कर देंगे कंपनी, जैसे अभी हो नहीं रहा है। ठीक है, आगे चलो। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, जो प्रोपोगेंडा बना सकता है देश के अंदर, उनको नहीं दे, मतलब वो नहीं ले सकते। आगे आ जाओ। FCRA account, a designated FCRA account in such branches of State Bank of India, New Delhi to receive funds. No funds other than foreign contribution can be received or deposited in it, and it cannot be transferred to any other person or NGO. ये तो समझ गए। Validity of the FCRA registration, validity is 5 years, and NGO are expected to apply for renewal within 6 months. 6 महीने के अंदर अंदर करना, पता चले वो ग्रे एरिया ढूंढ ले और उसमें काम कर दे, ठीक है। Reduction in use of the foreign contribution. Use of fund is limited to purpose which it was received, with maximum limit of the 20% to meet administrative expenses. पहले क्या करते थे, वो 50% के आसपास ले लेते थे। मान लो 2000 करोड़ रुपए आया, तो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है 1000 करोड़। भाई ये तो ब्लैक का वाइट कर रहा है, ये राउंड ट्रिपिंग कर रहा है, ठीक है। 1000 करोड़ रुपए का क्या तो फंड ला रहा है भाई, कोई मतलब है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, 20% की लिमिट लगा दी है आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट की, बाकी आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। Submission of the annual reports, compulsory filing of annual returns, and in case of the contravention, government can restrict usage of unutilized foreign contribution after an inquiry, ठीक है। उसमें आगे चलो। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा प्रावधान चेंज हुए हैं। जिन बच्चों को याद होगा, ये मैंने क्लास ली थी इसकी और उसमें पढ़ाया भी था। ये यूट्यूब पे नहीं डलवाया था मैंने जानबूझ के, क्योंकि कुछ इसमें प्रोविजंस मैंने ऐसे समझाए थे जो हो सकता है किसी को प्रॉब्लम दे दे, तो ये मैंने डलवाई नहीं थी चीजें। वक्फ वगैरह ये मैंने एक्सक्लूसिव पढ़ाया था यहाँ पे। चलो। Why in the news Parliament passed Waqf Amendment Act 2025, Waqf or Waqf, plural of Waqf, ठीक है, is a type of the charitable endowment where a person donates property for religious or social welfare such as building mosque, school और hospital। बेसिक समझो, ये एक, मान लो मुस्लिम पर्सनल है, अच्छा जरूरी नहीं कि मुस्लिम ही हो, एक बात याद रखना, कोई भी दे सकता है, ठीक है। ये इसकी है, बहुत टेक्निकल है तो अभी हल्के में समझा रहा हूँ। इसकी हेरिडेंस नहीं है, तो ये क्या बोलता, कहता है कि जी वक्फ बोर्ड को, एक वक्फ बोर्ड होता है जो मैनेज करता है लैंड को, मैनेज करता है लैंड को, इसके लैंड को, चैरिटेबल लैंड जो चैरिटी में देते हैं, तो ये चैरिटी करता है, तो ये आदमी इस बोर्ड को दे देता है अपना लैंड। अब जब इसने लैंड दे दिया तो वक्त डिसाइड करता है, अच्छा दो चीजें हैं, हो सकता है कि ये बोल दे कि आप इस पे स्कूल बनाना, तब तो वो स्कूल बना देगा। हो सकता है इसने बोला कि नहीं ये तुम्हें दे दी, तुम जो मन करे वो करो। तो वक्फ बोर्ड डिसाइड करता है इस जमीन पे क्या करना है, इस पे मॉस्क बनानी है,
या इस पे आपका कब्रिस्तान बनाना है, या इस पे आपको कोई मतलब रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ बनाना है, तो ये लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद इस पे आपकी वो मुतावली कहते थे ना, जहां तक मुझे ध्यान है मुतावली होता था, मुतावली मतलब है, ये चीजें बताऊंगा। तो एक बंदा इस पे रख देते हैं जो केयर टेकर होता है, ठीक है, केयर टेकर होता है जिसको सैलरी मिलती है वक्फ बोर्ड से, वो इसको संभालता है, ऑपरेट करता है, मुतावली बोलते हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो वो आपका इनका रिकॉर्ड भी रखता है, सारा रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है बेसिक सा, अगर समझ में आ जाए तो हाँ बोल देना। आगे चलो, देखा नहीं तो लेक्चर देख लेना, बहुत बढ़िया पढ़ाया था, उनमें मजा ही आ जाएगा तुम्हें बहुत डिटेल में। बट उसके लिए आप वो सब्सक्रिप्शन वाला गेम है वो, ठीक है। आगे चलो, रिसेंटली, हाँ आगे चलो, यही समझ गए थे। वक्त इज अ अरेबिक एंड हिस्ट्री इज लिंक्ड विद द हादिथ। कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, मुझे ये बात बताओ। इन 8th century CE India, वक्त प्रॉपर्टी वर मैनेज बाय प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लाइक सदर ए सूबा और सदर ए सरकार। अब की बात कर भाई, बट सेंट्रली अथॉरिटी हैड अल्टीमेट कंट्रोल। छोड़ दो इसको, ये दोनों फालतू है। ये हाईलाइट होगा वक्त अमेंडमेंट एक्ट 2025, फोकस इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट ऑफ वक्त प्रॉपर्टी, स्टेक होल्डर एम्पावरमेंट एंड एफिशिएंट सर्वेइंग मैकेनिज्म, क्रिएशन ऑफ वक्त। ओनली अ लॉफुल प्रॉपर्टी ओनर कैन क्रिएट अ वक्त, लॉफुल प्रॉपर्टी ओनर, ठीक है। वक्फ अल औलाद कैन नॉट डिनाई इनहेरिटेंस हेयर, राइट ऑफ हेयर इंक्लूडिंग वुमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो होता क्या है ना, कई बार मान लो ये आदमी है, ठीक है, किसी कारणवश हो सकता है इसको बेटा या बेटी नहीं मिली हो, मतलब इसकी हेरिडेंस नहीं हुई हो, ठीक है। अब ये बहुत दुख की बात है कि वुमेन का रोल बहुत लिमिटेड है इस्लाम में, तो ठीक है, कई जगहों पे तो वुमेन को प्रॉपर्टी भी बोला गया, जो कि वो थोड़ा सा ऑफेंसिव है, ठीक है। मैं हो सकता हूँ गलत हूँ क्योंकि मैं मौलाना नहीं हूँ कोई, तो ये वाला एक प्रॉब्लम है। तो अब आदमी के पास सारी की सारी वो चली जाती है जुरिडिक्शन। अब उसका मन है, अगर उसने मान लो बोल दिया कि भाई हमारा कोई वारिस तो है नहीं, ये लैंड हमने दे दी, तो अब आप वक्त को दे दी, तो पहली बात है कि ये रिटर्नेबल नहीं है, वापस नहीं आएगी। कल को तुमने ये सोच लिया कि हाँ भाई ये वापस हो जाए, कभी नहीं हो सकती, कद्दू नहीं होगी, ठीक है। अब मान लो बाय गॉड ग्रेस इनके हेरिडेशन स्टार्ट हो गई, या इनको मान लो सन या डॉटर हो गई, तो अब इनके मन में ये आ रहा है कि चलो यार मेरा बेटा हो गया या बेटी हो गई, अब ये वाला जो लैंड मैंने दिया था ये वापस ले लूं। वो कहेंगे कद्दू, निकलो यहाँ से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, तो इसको बोलते हैं वक्फ अलल औलाद कैन नॉट डिनाई हेरिटेंस और राइट ऑफ हेरिटेंस। कल को तुम आ जाओ, अच्छा अभी क्या सीन बन रहा है मैं बताता हूँ तुम्हें क्यों प्रॉब्लम में आया। मान करके चल लो 1960s में एक बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये वक्त की कि इसके पास रिटर्न ऑर्डर नहीं होता, मतलब वो गया मोरल ओरली बोल करके आ गया, हाँ भाई साहब ये मेरी जमीनें रख लो, वो कहता है हाँ ठीक है भाई, ओके डन, खत्म हो गया मैटर क्लोज। अब वो रिटर्न ऑर्डर नहीं है, और रिटर्न ऑर्डर की जरूरत भी नहीं है, तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसका बेटा हुआ, इसको तो पता था कि हाँ ये जमीन जो है वक्त कर रखी है। अब इसका बेटा हुआ, वो आज 2025 में लड़का है, बेरोजगार है, मजा कर रहा है, बट इसको पता चला अबे ये तो मेरी जमीन थी, इस पे तो अब आज की डेट में मौस बन गया, अब क्या करूं, ये मैं क्लेम कर लूं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, समझ रहे बात को। तो मैंडेटरी, अब आगे समझो चीजों को। मैंडेटरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑल वर्क प्रॉपर्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड। हाँ क्यों होनी चाहिए, क्योंकि पहले रिटर्न नहीं हो रही थी भाई, पहले आपकी मौखिक हो रही थी, जाता था एक गुरु, वो बोलता था कि भाई हो गया मैटर क्लोज कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, तो तुम अब अच्छा इसमें एक और प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी, मतलब ये जो पढ़ी हुई बातें वो बता रहा हूँ मैं,
इसमें होता था जैसे मान करके चल लो कि एक लैंड है, उस पे एक मॉस्क बना दी, वो वक्त की जमीन नहीं है, ठीक है, बट उस पे काम आपकी जो इबादत वगैरह हो रही है, सारी चीजें हो रही है, ये लैंड है बड़ा सा, यहाँ पे मॉस्क बन गई, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो है प्रोसेस 20 एक साल से चल रहा है, तो जो लैंड का ओनर था उस टाइम पे वो खुश था, मतलब उसने प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे दी, कहता चलो कोई नहीं कर लो। अब वो लैंड ओनर जो है वो चाह रहा है कि मैं इसको भाई सेल आउट कर दूं या कुछ कर दूं, बट अब फंस गया। क्यों? क्योंकि अब जो ये 20 साल से हो रहा है ना, अब ये ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू द वक्फ हो गई है, मतलब ये वक्फ की जमीन हो गई, क्योंकि इसमें आपका रिलीजियस एक्टिविटी चल रही है। अब वो जमीन आप नहीं बेच पाओगे, अब फंस गया मामला। तो ये तरीके के टेक्निकल प्रॉब्लम आते थे, और कब्जा भी कर लेते थे, कब्जा बोल सकते हो आप, हम मतलब गलत शब्द है, कब्जा हो जाता था एक तरह से, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको डाला नहीं था यूट्यूब पे। आगे चलो, रॉन्गफुल डिक्लेरेशन ऑफ वक्त, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिक्लेयर वक्त। रेलवे की जमीन ले ली थी, कहते हमने कभी देखा होगा, रेलवे ट्रेन जा रही है और यहीं पे इन्होंने वो बना रखा होता है, क्या नाम है उसका, किसी सूफी का हो गया, किसी का भी, मतलब ऐसी एक दरगाह टाइप बन छोटी सी बना देते हैं, तो वो भाई नहीं करो ना ये काम, तो वो दरगाह बना दी। तो उससे क्या होता, कहते थे कि ये तो 20 30 साल से चल रहे हैं, तो ये वक्फ का लैंड हो गया, भाई ये रेलवे का लैंड है। ठीक है। तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वक्फ इफ डिस्प्यूट अराइजेस, अ स्टेट डेजिग्नेटेड ऑफिसर विल कंडक्ट एन इंक्वायरी। देखो, अब डीएम बेसिकली लेकर के आते हैं, डीएम और तहसीलदार का काम हो जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। अब प्रॉब्लम ये आती है कि पहले कौन कर रहे थे, पहले वक्फ ही कर रहा था, अब इन्होंने चेंज करके किया है, स्टेट डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा जो इंक्वायरी करेगा, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स परमिटेड अंडर सेक्शन 75 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, आगे चलो। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ द फॉर पब्लिक पर्पसेस वक्फ प्रॉपर्टी में बी एक्वायर्ड अंडर इतना बड़ा एक्ट एंड अदर लैंड एक्विजिशन लॉ इन कंसल्टेशन विद द वक्फ बोर्ड, ठीक है, ये तो हम पता है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर इन द चार्ज ऑफ वक्फ empowered to issue directives to वक्फ बोर्ड एंड एक्सरसाइज suo motu power, member include MP, ठीक है। तो समझो, वक्फ काउंसिल को कौन चेयर करेगा, यूनियन मिनिस्टर करेगा वक्फ का, ठीक है। डायरेक्टिव कौन देगा, सो मोटू पावर्स होंगी, जो मन करे वो करो। इसमें कौन होगा, एमपी होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज होगा, और में, ठीक है। ये पोर्टल इंपॉर्टेंट है भाई, मीट पोर्टल, यही खोला है, इसी के ऊपर पूरी राम कहानी हुई है, राम कहानी तो नहीं भूलना चाहिए। यूनियन मिनिस्ट्री, यूनियन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर्स लॉन्च मीट पोर्टल फॉर रियल टाइम अपलोडिंग वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। अब इनको डिजिटल कर रहे हैं कि भाई इन पे काबू कर सके। क्या है उम्मीद पोर्टल, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट, की फीचर है क्रिएशन ऑफ डिजिटल इन्वेंटरी, जियो टैगिंग करेंगे ऑल प्रॉपर्टीज की, ऑनलाइन ग्रीवांस रिटेसल, जीआईएस मैपिंग। सिग्निफिकेंस क्या है, इनेबलिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्क एसेट्स टू हेल्थ केयर, आगे चलो। डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, recently union government told to the supreme court that work is not an essential part of the, तो ये थोड़ा ध्यान देना, अगर वो एसेंशियल पार्ट ऑफ द इस्लाम आ गया तो आपका 25 26 में बात चली जाएगी, समझ रहे हो। तो उससे बचाने के लिए इन्होंने बोला कि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द इस्लाम, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द रिलीजन, ठीक है, दैट इज अ सर्विस, बेसिकली सर्विस और डोनेशन, ठीक है। Jurisprudential principle formulated by the Supreme Court, Shishur Mutt case 1954, to determine which religious practices qualify as essential and is thereby protected under the article, मैंने बोला ना 25 26 में चला जाएगा। Aim to strike a balance between the freedom of the religion and the fundamental rights, yes.
Ensure religious practices do not infringe upon the right to equality, dignity and liberty. चलो जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ तुम लोगों को समझ में आया होगा। और ये समझो ये बहुत बड़ा एक्ट था, इसको मैंने जल्दी में समझाया है। अगर जो मतलब इंस्टीट्यूट के बच्चे जो देख रहे हैं, मेरा लेक्चर देख लेना, तुम्हारे पोर्टल पे होगा वो, ठीक है, उसको देख लेना, सारा केस समझ में आ जाएगा। 2.5 घंटे का लेक्चर है वो, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, कोशिश करेंगे सेम टाइम पे आने की, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।